हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज 19 अगस्त की। तो आइए देखते हैं 19 अगस्त में क्या क्या न्यूज़ थी, क्या क्या हेडलाइन है। जो वैसे सबसे ज़्यादा मुद्दा किसका चल रहा है बता दूं, तो सबसे ज़्यादा यूएस और इंडिया टैरिफ वॉर वाले सबसे ज़्यादा आर्टिकल आ रहे हैं, जिसके बारे में लगभग हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। जिसके बारे में मैंने हैंड रिटन नोट्स दी थी, उसमें सारी समरी है। उसमें जो नया आया था, जैसे कल दो न्यूज़ थी कि जीएसटी के रिफॉर्म से क्या अमेरिका टैरिफ में वो होगा, और एक था 30% का अस्थाई सब्सिडी देनी चाहिए भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। उसमें बात हो गई है कल। जो चीज़ें नहीं थी उसमें बात हो जाएगी, जो वही चल रहा है उसमें बात नहीं होगी, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें कर चुकी हैं। तो अब देखते हैं अब नया क्या चल रहा है न्यूज़ में। तो पहली चीज़ तो ये है कि भारत और रूस के संबंध और रूस और अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही है उसमें उसके ऊपर है। तो इसमें किस चीज़ के बारे में बताया कि भारत को किसका साथ फायदेमंद होगा, तो उसके बारे में बताया। तो इसको देखते हैं। इसमें एक तुलना कर लेते हैं यहाँ पे लिख के। क्या है कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, यूएसए के साथ कि रसिया के साथ। इसमें जो बताया उसकी मैं समरी बता देता हूँ। तो भारत को किसके साथ क्या फ़ायदा है, तो अमेरिका के साथ पहला क्या फ़ायदा है कि 44 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस सरप्लस होता है हमारा, है ना। ये चीज़ें इसको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा काम आएगा। हाँ, मेरे रूस के साथ क्या फ़ायदा होता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है। ये केवल इस आर्टिकल बस की समरी नहीं, और भी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी शेयर करता है रसिया। दूसरा क्या फ़ायदा है यूएस के साथ, यूएस के साथ वही टेक्सटाइल अपना बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में होता है। और टेक्सटाइल बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, तो टेक्सटाइल से क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। और रसिया के साथ इसमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें बढ़िया लिखी कि रसिया हमारा कूटनीतिक रूप में भी बढ़िया सहयोग करता है राष्ट्र हितों में। जैसे यूएन में जब भी मामला भारत के पक्ष में फंसता है, जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था यूएन में। तो रसिया हमेशा यूएन में भारत का सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है रसिया के साथ। अभी एक और फ़ायदा है, तीसरा लिख लीजिए, ऑयल ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है बड़ी मात्रा में। ये यहाँ पे लिखा है। पहले हम जो 2018 में 1.3% करते थे, अब 35% तक आ गया। तो लगभग 35% हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब नुकसान दोनों के साथ क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो अमेरिका के साथ क्या क्या निगेटिव है, एक तो वही टैरिफ टैरिफ फिर अभी 25% का लगा दिया है, 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने वाला है ये और रसिया के साथ क्या नुकसान है, रसिया के साथ वैसे डायरेक्टली कुछ नुकसान नहीं है, तो उसके बारे में तो इनका कुल मिला के पक्ष वो था ना कि भारत को संतुलन साधना चाहिए। इन्होंने पहले तो जिक्र बताया कि कहाँ पे किस चीज़ का फ़ायदा है, फिर आखिरी में निष्कर्ष ये तक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। कोशिश करते रहना चाहिए कि संतुलन बनाए। अब इस क्रम में एक चीज़ और बता दूं कि जो 25 अगस्त को व्यापार दल आने वाला था अमेरिका से, यूएस से भारत, वो नहीं आ रहा है। अब किस लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि टैरिफ का अमेरिका और जो रूस की वार्ता हुई है उसमें शांति समझौता नहीं हो पाया। दूसरा कि भारत रूस से अभी भी तेल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो 25 अगस्त वाला व्यापार दल भारत नहीं आ रहा है। अभी ये है एक न्यूज़। तो ये एक भारत के लिए निगेटिव बात है, और इन्होंने यही सजेशन दिया कि भारत को संतुलन बनाते रहना चाहिए। ये दो सर का आर्टिकल है, अजय श्रीवास्तव जी का और रविंद्र सचदेव जी का। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैंने बता दी और पहले भी इसमें बात हो चुकी है। अब देखते हैं, ये चीन से रिश्ते सुधारे लेकिन सावधान भी रहे इंडिया। तो चीन से हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। क्यों सुधर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा विवाद चल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि भारत को किसी को तो अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। और दूसरा, चीन से रिश्ता सुधारना क्यों ज़रूरत है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि तो चीन से लगभग हमारा बहुत बड़ी मात्रा में, अभी मैं डेटा नहीं याद है, लगभग चीन से व्यापार करने भारत को 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा होता है। तो मतलब बड़ी मात्रा में लगभग 250-300 अरब डॉलर का व्यापार होता है चीन के साथ। अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, लेकिन बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा, चीन से रेयर अर्थ मिनरल मिल सकते हैं। और एपीआई जो कच्चा माल है, किसका, फार्मा इंडस्ट्री का कच्चा माल है जो वो हम चाइना से लेते हैं। और एपीआई में तो लगभग 90 टू 95% चाइना के ऊपर निर्भर है भारत। याद रखिएगा कि भारत जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी गढ़ बनता जा रहा है। मतलब जेनेरिक दवाएं भारत में सबसे ज़्यादा बनती है, लेकिन उसका जो कच्चा माल है ना वो चाइना से लेते हैं, ये याद रखना। तो भारत को चीन के साथ अपने संबंध बना रहा है, किस लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं और एक अमेरिका वाला फैक्टर जुड़ गया। तो उसमें भारत और चीन के संबंध में बता रहा है। पहली तो बात ये बताया कि अभी चीन के विदेश मंत्री भारत आए, वांग ई, जिसका नाम सोमवार को मतलब कल 2 दिवसीय यात्रा पे भारत है। और एससीओ की प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ की समिट में चीन जाने वाले हैं।
कब जाने वाले हैं? इस मंथ के आखिरी में। तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर मतभेद कायम है, किस लिए मतभेद कायम है? एक तो ये ये अमेरिका वाला है कि अमेरिका का जो ट्रेड डेलीगेशन आने वाला था वो भारत नहीं आ रहा है, तो विकल्प तलाशना पड़ेगा। ट्रम्प फैक्टर है, ट्रम्प फैक्टर मैंने बता दिया, ये यूएस वाला। अब भारत को क्यों सतर्क रहना चाहिए? एक तो हमारा सीमा विवाद चल रहा है, तो इसमें गलवान घाटी का भी, और यहाँ पे हमारे कल विदेश मंत्री ने ये भी कहा है ना कि चीन के साथ जो हमारे सीमा विवाद है उसको भी धीरे धीरे सुलझा लेना चाहिए, जिससे हमारा आर्थिक सहयोग, समाज, कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बड़ी मात्रा में बना रहे। तो इसकी बात है। पहले तो ये इंट्रोडक्शन दिया है कि 2020 में गलवान घाटी में विवाद हो गया था, तब से कोई यात्रा नहीं हुई, ना चीन से कोई भारत आया, ना भारत से कोई चीन गया। तो इस विषय में यहाँ पे बताया गया है। बदलता रवैया तो साफ है ना, भारत और चीन का दोनों का। चीन का भारत की तरफ क्यों बढ़ रहा है? भारत की तरफ क्योंकि भारत एक बड़ी बाजार है, क्योंकि चाइना के ऊपर भी अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, और अमेरिका को कोई भरोसा नहीं कि चाइना को कब तक छूट दे रहा है। अभी 90 दिन की छूट दिया है चाइना को, लेकिन भरोसा नहीं है। तो चाइना भी चाह रहा है कि एक बड़ा मार्केट मिल जाए, भारत एक बड़ा मार्केट है, तो चाइना भी भारत की तो आकर्षित हो रहा है, भारत भी आकर्षित हो रहा है। तो वही, तो उसी के बारे में। और इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो किस किस चीज़ों के लिए चैलेंजेस हैं, वो खासकर इसमें दो बातों के लिए जोर दिया है। क्या? एक आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान के माध्यम से भारत में आतंकवाद का सपोर्ट होता है, तो एक आतंकवाद का मामला एक चुनौतीपूर्ण है, ये बताया है। और चीन लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मुद्दा और आतंकवाद, ये हमारी चुनौतियाँ हैं। तो भारत को वही है कि यहाँ पे भी संतुलन बनाते रहना चाहिए, और जो हमारे विवाद हैं उनको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। और एक चीज़ इसमें और जोड़ दूँ जो इसमें नहीं लिखा है, वो ये है कि भारत को चाइना के साथ संबंध क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि चाइना भी, याद होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। तो अगर ये चाइना डैम बना लेता है ना, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जल संकट की स्थिति बन सकती है भविष्य में। ऐसा नहीं क्यों, और कब बनेगी? जब भारत और चाइना के संबंध सही नहीं होंगे। जैसे सिंधु नदी में, इंडस नदी में और ये सतलुज नदी में भारत के डैम है, तो जब पाकिस्तान ने कुछ कहा कि, तो भारत ने कहा कि हम पानी रोक सकते हैं, अभी रोका नहीं हालांकि हमने, लेकिन जब चीन ब्रह्मपुत्र नदी में डैम बना लेगा, तो चीन भी हमेशा ये धमकी देने लगेगा कि आप अगर हमारी बात ये नहीं मानेंगे तो हम पानी रोक देंगे। इसलिए हमें चीन के साथ एक संबंध बनाते, संतुलन में बनाए रखने चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि चीन तो अल्टीमेटली हमारा पड़ोसी है ना, संबंध तो बना के रखना ही चाहिए। अब एक ये एक भविष्य के युद्धों की कल्पना है, मतलब कल्पना नहीं है, सच्चाई है कि भविष्य में अब जो युद्ध होंगे ना, वो जमीन में, भूमि में, पानी में युद्ध नहीं होंगे, वायु सेना का काम नहीं, अब सीधा परमाणु युद्ध होंगे, वो भी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो हमारे वो चल रहे हैं, उपग्रह चल रहे हैं, सैटेलाइट, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उससे युद्ध होंगे। क्या पर कोई, जैसे इसमें एक चीज बताया है किसका, कि रूस बना रहा है कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। किस लिए? जो सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएंगे, सैटेलाइट को हथियार बनाएंगे, तो उसके बारे में रूस विकसित कर रहा है हथियार, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। और उसका भी जिक्र किया गया है, स्पुतनिक, क्योंकि रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष मिशन की दौड़ स्टार्ट की थी, तो उसका है। और रूस ने भी अभी अंतरिक्ष अंतरिक्ष हथियार, अंतरिक्ष को हथियार के रूप में चलाने के लिए बात चल रहा है। और ये चांद क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में, और वैसे भी अंतरिक्ष क्यों महत्वपूर्ण है। संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे चंद्रमा की बात किया, जो चंद्रमा में हीलियम बड़ी मात्रा में, हीलियम किस लिए उपयोग होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए, खासकर परमाणु संलयन के लिए, क्योंकि संलयन क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन मिलते हैं, तो उससे परमाणु संलयन होता है इनका। और जो परमाणु संलयन की बात है, और जो परमाणु विखंडन होता है वो यूरेनियम से होता है, यूरेनियम 238 से विखंडित होकर छोटे छोटे पदार्थ में बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे बनता है एनर्जी। तो इसलिए ये चंद्रमा की इंपॉर्टेंस बताया है, और रूस की ये तकनीक बताया, ये भविष्य के लिए। बस इसमें ये याद रखना हो जब कभी लिखना हो कि विज्ञान कब खतरा बन जाता है कहीं की, क्योंकि जब साइंस का लिखते हैं ना, साइंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं या डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसके कुछ जब निगेटिव पॉइंट लिखने हो, तो ये अच्छा आर्टिकल है कि भविष्य में सैटेलाइट को खतरा पहुंचाएगा, भविष्य के युद्ध अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे, विश्व में, यहाँ भूमि जल में नहीं लड़े जाएंगे। ये अब ये है कि दिल्ली में ये आर्टिकल क्यों लाए, पहले ये इसको जान लेते हैं। क्योंकि ये एजुकेशन के ऊपर हमेशा लिखने को मिलता रहता है, पेपर टू सोशल जस्टिस और पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन के ऊपर हमेशा लिखने का काम बनता है। तो ये इतना इसमें खास बात है
इतना देखना है इसका। क्यों देखना है अब इसको देख लेते हैं। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले एक एक्ट पारित हुआ है, बिल कल या परसों एक बिल पारित हुआ है जो एक्ट बन गया है, किस लिए? जो प्राइवेट स्कूल मनमाना अपना वो लगा देते हैं, फीस लेते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है कि प्राइवेट स्कूल जो है बड़ी मात्रा में फीस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग फीस लगा देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को रेगुलेशन के लिए दिल्ली में एक्ट लाया है। तो जब कभी एजुकेशन रिफॉर्म में लिखना हो ना, तो ये लिखा जा सकता है कि दिल्ली की तरह विश्व एक राष्ट्र स्तर पर भी प्राइवेट स्कूलों के नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये एक उपाय लिखने के लिए था। बस इतना इसको याद रखना है। और इस बिल में क्या क्या खास बातें हैं? मनमानी फीस नहीं चलेगी, फीस से नियंत्रण करने की बात है। मनमानी फीस नहीं चलेगी, फीस नियंत्रण होगी। और ये फीस कितने सालों के लिए एक बार में लागू होगी? 3 वर्षों के लिए। हर स्कूल में हर स्कूल में फीस की कमेटी होगी, जिसमें शिक्षक होंगे, पेरेंट्स होंगे, महिलाएं होंगी, वंचित वर्ग होंगे, ये सारे की शिकायत निवारण कमेटी होगी। हाई लेवल रिव्यू कमेटी होगी, जो हर दो 3 साल में रिव्यू करेगी। फीस की जानकारी सार्वजनिक करना पड़ेगा, फीस के लिए सबको बताना पड़ेगा कितनी फीस ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। उल्लंघन करने में सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। ये मुख्य बातें हैं। इस तरह ऐसा लगता है मेरे को कि इस तरह का जो बिल है वो राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, और ये आप एजुकेशन में सजेशंस दे सकते हैं। बस इसलिए, बाकी ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं, एआई ने बनाई सुपर बग को खत्म करने की दवा। तो पहले देखते हैं सुपर बग क्या होता है। एंटीबायोटिक जीवाणु को मारते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जीवाणु को मारते हैं, लेकिन जब एंटीबायोटिक दवाइयों को लेकर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ले। लेकिन एक मिनट में समझा दें। जैसे ये जो एंटीबायोटिक अपन खाते हैं वो अपने अंदर शरीर के जो जीवाणु होते हैं उनको मार देते हैं, लेकिन जब ये जीवाणु इस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले, मतलब ये दवाई खाएं और ये एंटीबायोटिक को कुछ नहीं हो रहा, प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है इनको, तो ये बन जाते हैं सुपर बग। बस उसकी बात है, सुपर बग उन्हीं को कहते हैं। जब जीवाणु इतना ज़्यादा विकसित हो जाए कि जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो काम ना करे, तो उसे सुपर बग कहते हैं। तभी तो अभी एआई के साथ एक इंस्टीट्यूट, ये एआई और ये एक इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है एमआईटी के शोधकर्ताओं ने एक दवाई बनाई है जो सुपर बग से लड़ने के लिए कामगार होगी। बस इसके लिए कभी याद रखना कि एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। बाकी सब में एआई का उपयोग है। एआई क्या क्या करेगा, एआई एआई कैसे ये दवाई बनाने में सहयोगी, ये देख लेते हैं। वो ये है कि एआई दवाई में कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होंगी, और फिर दवाई को जब जैसे चूहों में निरीक्षण किया जाता है तो चूहों में दवाई देने के बाद चूहों के क्या क्या रिएक्शंस होंगे वो एआई ऑब्जर्व करता है। ये एआई कोई दवाई नहीं बनाता कि एआई सारे केमिकल मिला के दवाई बना रही है, नहीं। एआई ऑब्जर्व करने में काम करता है कि कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे किसी चूहे पे या फिर किसी व्यक्ति पर ये दवाई लगाई गई तो वो कैसे क्या रिएक्शन होगा उसका, उसकी बॉडी या उसकी चाल ढाल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो एआई ऑब्जर्व करेगा। इसके बारे में है। बाकी ये सारी वही बातें हैं, इसको इतना याद रखना है। क्या सुपर बग के बारे में ये यहाँ पे लिखा है, सारी बातें मैंने बता भी दी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें स्टार तो नहीं लगा है हालांकि। अब देखते हैं, ये उड़ीसा से आई खुशखबरी। उड़ीसा के 6 जिलों में सोने का भंडार मिला है। बात ये, तो कौन कौन से 6 जिले हैं यहाँ पे नाम लिखा है। ये देवगढ़, एक सेकेंड, देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोझिजर, अनुगुल, कोरापुट, ये 6 जिलों में सोने के भंडारण का वो पता चला। कौन सर्वे किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लगभग 20 मीट्रिक टन सोने का भंडारण की संभावना है। तो सोने की खोज का वो ये सारी बातें हैं। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है इसको देख लेते हैं। भारत में सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलता है, ये याद रखना। उसके बाद झारखंड में कहाँ? सिंह भूमि क्षेत्र में सोने की खनिज पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, छत्तीसगढ़ में सोना खाने, ये सोने के भंडारण है, इनको याद रखना। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये बात है 20 जिलों में मिला हुआ है। अभी उड़ीसा में, अब उसकी वो हो जाएगी, अभी नीलामी उसकी स्टार्ट होगी। ये सब बात काम की नहीं है, इसका इतना काम का है जो पूछा जा सकता है कि भारत में सोना कहाँ कहाँ पे होता है। अब देखते हैं, ये हरित अर्थव्यवस्था, ये स्टार भी लगा है इसमें, इसको पढ़ना है। हरित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जगह। तो पहले तो हरित अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में बताइए कि हरित अर्थव्यवस्था पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन को
बनाए रखना, पर्यावरण को ध्यान रखना, ये सारी बातें पहले बताई। इंट्रोडक्शन दिया हरित अर्थव्यवस्था का। ये हरित अर्थव्यवस्था क्या है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना। हरित मतलब पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण को जो संरक्षित कर रही हो, पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण के बचाव के रूप में जो अर्थव्यवस्था काम करे वो हरित अर्थव्यवस्था है। तो हरित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जगह, तो क्यों महिलाओं की जगह क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बताई। क्या क्या है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा पर्यावरण से संवेदनशील होती हैं, और महिलाएं सबसे ज़्यादा पर्यावरण से क्यों संवेदनशील होती है ये बताया गया, क्योंकि महिलाओं को ही घर में पानी का काम करना पड़ता है, दूर कहीं पानी लेने जाना पड़ता है, डेली का खाना पीना तैयार करना पड़ता है। महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, पशु को चारा लेना, घर की सफाई करना, ये सारी चीज़ें महिलाओं के ऊपर ही काम जाता है, जो अवैतनिक कार्य माने जाते हैं, अदृश्य श्रम माने जाते हैं। ये सारा काम महिलाओं के, इसलिए महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील मानी जाती हैं। और एक ये वैश्विक जलवायु की एक रिपोर्ट है, वैश्विक जलवायु वित्त की, जिसमें 0.01% हिस्सा ही केवल महिलाओं की लैंगिक रूप से जाता है। मतलब अभी महिलाओं के रूप में जो बजट होता है वो बहुत कम खर्च होता है, इसके बारे में है। और ये भी वही बात है कि दिन रात में लकड़ी लेना, पानी बीनने जाना, ये सारी बातें वही है। जंगल में जाती हैं तो ये अगर जंगल कम हो जाएंगे, जंगल काट देंगे तो महिलाओं को दूर जाना पड़ेगा ईंधन लेने, तो उस वजह से महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। और ये बायोगैस, और बाकी यहाँ पे कुछ उपाय लिखे हुए हैं, इसमें कुछ उपाय भी हैं। हरित अर्थव्यवस्था से क्या क्या उपाय होगा। हरित अर्थव्यवस्था आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है ना, ये मतलब जो पर्यावरण है वो कम क्षति होगा, तो पर्यावरण कम क्षति होगा तो महिलाएं कम संवेदनशील होगी। और दूसरी बात, हरित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है कि जो अभी बहुत जगह पे चूल्हे से खाना बनाया जाता है उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो वो भी एक संवेदनशीलता कम हो जाएगी। ये सारी बातें हैं। और जो बिजली के लिए कोयला का उत्पादन होता है उसकी जगह सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, तो ये इसी सब का, यही सब की बात है इसमें। तो इतना ही था यार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और पीडीएफ के लिए ये सर्च कर सकते हैं ज्ञानपीठ _CSE, तो टेलीग्राम जुड़ जाएंगे। तो